Hello students, today we are going to start a new topic, a new unit altogether. We are going to start unit 3, which is arbitration, tribunal adjudication and alternative dispute resolution. So this unit is going to be really very interesting. So let's not waste any more time and let's get started. So today we are going to start with unit 3, arbitration, tribunal adjudication and alternative dispute resolution. इसमें हम लोग बेसिकली ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम वी यूजुअली फॉलो. सो एडवाइजरल एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम आर द टू main models. They are the broad classification of all legal systems. Every legal system in this world can be broadly classified into two models, adversarial and inquisitorial. And अब आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे. सो एडवाइजरल सिस्टम क्या होता है? एडवाइजरल सिस्टम इंडिया में भी हम लोग एडवाइजरल सिस्टम ही फॉलो करते हैं. सो आई थिंक नॉलेज अबाउट कि एडवाइजरल सिस्टम क्या होता है और एडवाइजरल सिस्टम से हटके जो सिस्टम होता है इंक्विजिटोरियल सिस्टम क्या होता है, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ना सिर्फ आपके सिलेबस के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, बट ऑल्सो फॉर योर ओन अवेयरनेस अबाउट योर कंट्री. Adversarial system. The parties are assisted by their lawyers who take a proactive role in delivering justice to the litigants. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एडवाइजरल सिस्टम में जो सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं उसमें लॉयर्स का एक एक्टिव रोल होता है. कैसे होता है देखते हैं. The lawyers gather evidence and even participate in cross-examination and scrutiny of evidences presented by other disputing party. Right? सो लॉयर क्या करते हैं? लॉयर एविडेंस इकट्ठे करते हैं, लॉयर्स अपनी थ्योरी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अपना केस प्रेजेंट करते हैं इन कोर्ट. साथ ही साथ वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं जब कोई जो उनकी दूसरी पार्टी होती है, जो अपोनेंट होता है, जो भी वो एविडेंसेस लाते हैं या विटनेस लाते हैं, उन्हें क्रॉस एग्जामिन करते हैं टू चेक आउट देयर क्रेडिबिलिटी कि क्या वो सही है या नहीं है, या फिर वो किस बेसिस पे गलत हैं, ठीक है, कैसे वो इररेलेवेंट है मैटर के लिए. ये सब काम कौन करता है? लॉयर करता है. सो ही इज़ प्लेइंग अ प्रोएक्टिव रोल. द रोल ऑफ जज और डिसीजन मेकर इज रादर पैसिव in as the judge decide the claims based solely on the evidences and arguments presented by the parties and their lawyers. ठीक है, ये दो बहुत ही important points हैं, characteristics हैं adversarial system की. First, that lawyers have proactive role in adversarial system. Second, the judges have a passive role. Passive role as in they are not involved in the case. They are not looking for कि क्या और मिलना चाहिए इस केस में, ठीक है, और क्या होना चाहिए, क्या फैक्ट्स होने चाहिए, क्या किस टाइप के विटनेस होने चाहिए गैदर ताकि हम लोग किसी एक निष्कर्ष पे पहुँचें. बट इंस्टेड ऑल द रीजंस फॉर अ जजमेंट, ठीक है, जो जजमेंट होता है किसी भी जज का, वो टोटली बेस्ड होता है इस बात पे कि जो लॉयर्स हैं, जो पार्टीज़ हैं, उन्होंने क्या क्या प्रेजेंट किया है. ठीक है, मे बी कोई की क्रूशियल एविडेंस या विटनेस मिसिंग हो, ठीक है, हो सकता है किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, बट द जज इज़ नॉट इन अ पोजिशन कि वो उसको डिमांड कर पाए. रादर ही विल जस्ट सिट बैक एंड ही विल जस्ट इवैल्यूएट जो चीज़ें उसे प्रेजेंट की गई हैं. ठीक है, सो ही इज़ इन अ पैसिव रोल. उसका जो डिसीजन होता है, जज का जो डिसीजन होता है, जज डिसाइड द क्लेम बेस्ड सोली ऑन एविडेंसेस एंड आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड बाय द पार्टीज एंड देयर लॉयर्स. आपने देखा है ना, लॉयर केस स्टडी करता है, उसमें उसे क्या क्या दलील देनी है, क्या रेफरेंस देने हैं, कौन से प्रीवियस केस के रेफरेंस देने हैं, क्या विटनेस होंगे, क्या एविडेंस होंगे, वो सब कुछ ले जाके कोर्ट में प्रेजेंट करता है. और जो जज होता है वो उस प्रेजेंटेशन जो उसे प्रेजेंट किया गया उस बेसिस पे इवैल्यूएट करता है और अपना जजमेंट देता है. द एडवाइजरल सिस्टम इज जनरली अडॉप्टेड इन कॉमन लॉ कंट्रीज. नाउ द थर्ड डिफरेंस बिटवीन एडवाइजरल एंड इंक्विजिटोरियल इज दैट it is usually followed in the countries where we practice common law. Major common law jurisdiction include UK, US, Australia and India. Very important. Main advantages of adversarial system. अभी हमने समझा adversarial system क्या होता है. Now we need to understand कि how is it beneficial for us. The use of cross-examination can be an effective way to test the credibility of the witness presented.
ठीक है, जज को तो नहीं पता ना कि इसकी वो वहाँ पे था या नहीं था या नहीं था, ये कैसे डिकोड करेंगे। बट जो क्रॉस एग्जामिनर होता है, जो दूसरी पार्टी का लॉयर होता है, वो उसे क्रॉस एग्जामिन करता है कि आप वहाँ थे, आपने देखा, आपने कैसे देखा, आप कैसे बता सकते हो कि यही थे वहाँ पे उस टाइम पे ऑफेंस के टाइम पे। ठीक है, देखा होगा इतना तो आप लोगों ने टीवी में। सो दैट्स अ वेरी एक्सट्रीम स्टेट, बट हर एक केस में क्रॉस एग्जामिनेशन वर्क्स वेरी वेल, क्योंकि इससे हम लोग जो विटनेस प्रेजेंट किए गए हैं हमारे सामने, उनकी क्रेडिबिलिटी, क्या वो लोग बस ऐसे ही बोल रहे हैं कुछ भी बिना सोचे समझे, या फिर वो वाकई में जो बोल रहे हैं उसमें कुछ दम है। ठीक है, अगर वो किसी क्लेम कर रहे हैं कि हाँ भाई हमने उसे क्राइम सीन पे देखा था, तो इज़ इट राइटली सेड और नॉट, ये सब कुछ हमें क्रॉस एग्जामिनेशन से पता चलता है। The parties may be more willing to accept the results when they are given effective control over the process. Now this is also important as in कि जब parties को ही पता है कि वो और उनका lawyer ही पूरी theory, सारा evidences gather कर रहा है, उन्हें पता है कि उनका lawyer क्या present कर रहा है, और पार्टीज़ भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो जो भी रिजल्ट आता है, जो भी जजमेंट आता है, दैट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। ठीक है, अगर आपको पता हो कि यार मैंने ये प्रेजेंट किया है और इस बेसिस पे मेरे को ये डिसीजन मिला है, तो यू कैन एक्सेप्ट इट, रादर देन कि आपने कुछ किया ही नहीं और आपको कोई बोल दे कि आपके लिए ये पनिशमेंट है या फिर ये फ़ाइन है, तो आपको लगेगा कि मुझे तो अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला, या फिर मैं होती तो ये बात और अच्छे से कहती या ये भी चीज़ आगे रखती। ठीक है, सो सिंस एडवाइजरल में पार्टी का, लॉयर का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, उनका एक्टिव रोल होता है, इट इज़ ईजियर फॉर देम टू एक्सेप्ट वट एवर डिसीजन इज गिवन बाय द जज। नाउ हर एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी होती है, देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। द कॉस्ट ऑफ जस्टिस सिस्टम फॉल्स अपॉन द पार्टीज, दिस क्रिएट एन इनबिल्ट डिस्क्रिमिनेशन अमंग्स द लिटिगेंट। पार्टीज विद better resources are able to access justice by hiring competent lawyers presenting sophisticated evidences which may not be immediately available to the parties that lack these resources. Accessibility and affordability to justice are important challenges for the adversarial system of dispute resolution. अब इसमें क्या होता है, क्योंकि मेन रोल किस चीज़ का है कि आप कितने अच्छे से अपना केस प्रेजेंट कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से आपका जो लॉयर है वो अपनी बात प्रेजेंट कर पा रहा है। सो ऑल एंड ऑल क्या होता है कि मेनली उसी चीज़ के ऊपर बर्डन चला जाता है। सो द वन हु कैन अफोर्ड अ मोर क्वालिफाइड और मोर एक्सपीरियंस्ड लॉयर, द वन हु कैन immediately go and get some evidences and resources, other resources, who can get access to other resources, they usually end up winning the case cause उनके पास पैसा था, पावर थी, अच्छा लॉयर था। सो इस सिनेरियो में जो बेचारा जो पार्टी इतना कुछ नहीं अफोर्ड कर सकती, दे ऑफन टेंड टू लूज। ठीक है, जिनका लॉयर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है, इतना ज़्यादा अच्छे से अपना केस नहीं प्रेजेंट कर पाया, या जो लोग जो एविडेंसेस थे या फिर जो रिसोर्सेज थे उन्हें इमीडिएटली टैप नहीं कर पाए, ठीक है, तो उनका केस थोड़ा सा वीक हो जाता है एंड समटाइम्स दे टेंड टू लूज। The role of lawyer in the procedural formalities such as cross-examination may prolong the trial and lead to delay in several matters. Now second problem is कि इतना लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक है, हम पहले अपना एविडेंस रखेंगे, अपने आई विटनेस देंगे, फिर वो क्रॉस एग्जामिन होंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। सो इट इज़ सच अ लेंदी प्रोसेस कि कई बार जो जजमेंट होता है दैट गेट्स डिलेड एंड द टाइम टेकन इज सो लॉन्ग। Now third is judges play less active role, यानी कि a judge is not duty bound to ascertain the truth but only to evaluate the matter based on the evidences presented before him. The thing I was saying to you initially, the judge is not duty bound to ascertain the truth. उसकी ड्यूटी ये नहीं बचती है इस सिस्टम में, एडवाइजरल सिस्टम में, कि वो सच को असर्टेन करे, उस बेसिस पे अपना जजमेंट दे, बट उसकी ड्यूटी मोर और लेस क्या हो जाती है कि जो उसके सामने प्रेजेंट किया गया उसे इवेल्युएट करे और उसके बेसिस पे अपना जजमेंट दे। नाउ कम्स द इंक्विजिटोरियल सिस्टम। अच्छा, नाउ द डिफरेंस बिटवीन एडवाइजरल एंड इंक्विजिटोरियल इज इंपॉर्टेंट। आपसे शॉर्ट नोट में 3 मार्क क्वेश्चन में दोनों के बारे में पूछा जा सकता है या फिर डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है, सो पे क्लोज अटेंशन। इंक्विजिटोरियल सिस्टम, द रोल ऑफ जज और द डिसीजन मेकर इज एक्टिव। ठीक है, ये आ गया सबसे पहला डिफरेंस। वहाँ पे
लॉयर का एक्टिव रोल था, यहाँ पे डिसीजन मेकर का एक्टिव रोल है, जज का रोल है. As he or she determine the fact and issues in the dispute, they determine, वहाँ पे आप सब कुछ प्रेजेंट करते हैं, they determine कि भाई क्या फैक्ट्स हैं, क्या इससे रिलेटेड मैटर है और क्या एक्चुअल डिस्प्यूट है, किसके लिए हमें रिजॉल्व चाहिए. The judge or the decision maker also decide the manner in which the decision must be evidence must be presented before the court. For example, the judge may decide for presentation of a specific form of evidence that is oral, यानी कि विटनेस स्टेटमेंट, और डॉक्यूमेंट्री कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द पार्टीज टू लेटर्स एंड ईमेल्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ठीक है, वो डिसाइड करता है. एडवाइजरल में आपके सामने कोई कॉन्वर्जेशन है, कोई ईमेल की थ्रेड है, ईमेल थ्रेड, वो प्रेजेंट कर दिया एंड द जज हैज़ टू कंसिडर इट. इन दिस सिस्टम the judge will decide that whether he would like to see the witness or the evidence in the oral form or in the documented form or in the combination of both. The judge then evaluates the evidence presented before him and decides upon the legal claim. ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला गया है, वर्ड क्या यूज़ किया गया है, लीगल क्लेम. आप दावा करते हैं कि ये होना चाहिए, आपके साथ गलत हुआ है एंड यू वांट टू रिजॉल्व दिस, एंड द जज विल इवैल्यूएट एवरीथिंग एंड देन ही विल डिसाइड दैट इज इट राइट और नॉट एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन शुड बी गिवन. Therefore, this model of adjudication is also known as interventionist or investigative model. Furthermore, in such a system, less reliance is placed on cross examination. यहाँ पे cross examination की उतना weightage नहीं होता, and other techniques often used by lawyers to evaluate evidences of their opposing counsel. So, firstly, यहाँ पे adversarial में judges का रोल पैसिव था, इनक्विजिटोरियल में जजेस का रोल एक्टिव है, एडवाइजरल में लॉयर्स का रोल एक्टिव था. एंड हियर इन दीज लास्ट 3 लाइन्स वी अंडरस्टैंड कि इनक्विजिटोरियल में लॉयर्स का रोल पैसिव है या फिर इतना एक्टिव नहीं है. द कॉन्टिनेंटल यूरोप विच फॉलो द सिविल लॉ सिस्टम हैज़ अडॉप्टेड द इनक्विजिटोरियल सिस्टम. सो जहाँ पे सिविल लॉ होता है वहाँ पे इनक्विजिटोरियल सिस्टम फॉलो करते हैं, जहाँ पे कॉमन लॉ होता है वहाँ पे यूजुअली हम एडवाइजरल सिस्टम फॉलो करते हैं. नाउ अगेन इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, तभी तो कंट्रीज इसे फॉलो कर रही हैं. द सिस्टम ऑफर्स प्रोसीजरल एफिशिएंसी एज द एक्टिव रोल ऑफ द जज प्रिवेंट डिले एंड प्रोलॉन्ग ट्रायल्स. सबसे बड़ा तो ये है कि इट इज़ मोर एफिशिएंट, जज उसमें एक्टिव होता है. ठीक है, और जो टाइमिंग होता है ये टाइम बहुत कम कंज्यूम करता है. सो इट्स रियली गुड, इट्स क्विक रिजॉल्व और एफिशिएंट भी होता है साथ ही साथ. The system preserves equality between the parties as even the stronger party with more resources and expert lawyers may not be able to influence the judge. Secondly, यहाँ पे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं बचता पार्टीज़ के बीच में कि भाई ये ज़्यादा रिसोर्सफुल है या फिर ये वीक है. दोनों ही पार्टीज़ इक्वल होती हैं क्योंकि दोनों के ही रिसोर्सफुल होने से या फिर एक अच्छा सोफिस्टिकेटेड लॉयर हायर करने से कोई डिफरेंस पड़ता नहीं है. ऑल एंड ऑल सब कुछ जज के हाथ में होता है, जज के पर्सपेक्टिव में होता है. Now, as there are advantages, there are also some disadvantages, such as in an inquisitorial system, since the judge steps into the shoes of an investigator, he or she can no longer remain neutral to evaluate the case with an open mind. Now, this is also important कि जहाँ पे वो already एक तरीके से इन्वेस्टिगेटिव मोड में पहुँच जाते हैं जज, तो वो उतने न्यूट्रल नहीं बचते. इन एडवाइजरल द जज इज़ working is actually looking into the case as a neutral party, but inquisitorial में वो neutral party वाला open mind जो होता है जज का वो नहीं बचता है. वो already biased हो जाता है शुरू से ही कि या तो ये पार्टी गलत ही है. वो अपने आप एक बायसनेस आ जाती है जब वो खुद ही इन्वेस्टिगेट करते हैं या फिर खुद ही सब कुछ डिसाइड करते हैं कि हाँ शायद यही पार्टी रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, सो वो इतना ओपन माइंडेडली अपना डिसीजन नहीं ले पाते. There may be lack of an incentive structure for judges to involve themselves in proper fact finding. Now यहाँ पे उनके ऊपर burden, जो जज के ऊपर burden है वो तो बढ़ गया. It's not only about giving the judgment, it's not only about following the law, but also to find the proper facts. But maybe they are not provided with proper incentives for doing so. ठीक है? So there are advantages and disadvantages of both the systems, and it is important for your boards. Now that's all for.
Welcome back. I hope after today's session you know the difference between adversarial system as well as inquisitorial system. So stay tuned for more such interesting videos on this unit, and see you in the next class.